हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल बाइकर क्लासेस में, और आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं अपना क्लास 9th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 यहाँ तैयारी होती है बोर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स की। ठीक है, बुक नहीं है, बुक के अभाव में हमने अपने स्क्रीनशॉट ले रखा है प्रश्नावली का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा और पढ़ाई आपकी अच्छे से जारी होगी। ठीक है, कंटिन्यू चलती होगी। तो प्रश्नावली फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या कहता है आपके लिए उस पर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर प्रत्येक अपरिमेय। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैं इसका आंसर कहूँगा सत्य है। इसका जो आंसर है वो क्या है? सत्य है। हल। ठीक है, कैसे? कारण भी देना है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल हैं। ठीक है, शामिल हैं। कि सत्य है ये आंसर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जैसे पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। वे अपरिमेय संख्याएं जो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं के रूप में मतलब P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और एक और 1.010110 मतलब कि जिसका एंड ना हो और कभी भी पॉइंट के बाद वो संख्या दोहराए ना। जिस संख्या का पॉइंट के बाद एंड ना हो, अंत ना हो, और वो संख्या कभी भी पॉइंट के बाद दोहराए ना। मतलब जैसे अब यहाँ पर है, आप कहेंगे 1 दो बार आ गया, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि दोहराए ना अपरिमेय संख्याओं में? तो देखो पहले क्या, 0 1 फिर 0 1। ठीक है, फिर 1 है, 0 1 0 1 नहीं है, फिर से 1 है, तो इसको अलग किया गया है। तो ये वो संख्याएं होती हैं जो कभी इनका अंत नहीं होता, दोहराती नहीं है पॉइंट के बाद। ठीक है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं कैसे बनी होती हैं? देखो, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से जो मिलकर बनी होती हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? देखो, परिमेय संख्याओं में क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। सभी चीज़ मैं आपके लिए यही बता देता हूँ। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, और दूसरी क्या होती है? पूर्णांक होती है, खुद परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 3 संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तब जाकर परिमेय संख्या बनती है। और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो परिमेय संख्या के रूप में लिखी ना जा सकें। ठीक है, और जिनका कभी भी पॉइंट के बाद अंत ना हो और दोहराए ना। ठीक है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो वो उसका आंसर है सत्य। तो हम बता दें आपको कि अपरिमेय संख्याएं क्योंकि वास्तविक संख्याओं में आ रही है, वास्तविक संख्याओं में आ रही नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या बने ही अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या से मिलकर है, तो क्यों नहीं आ सकती? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ये बात सत्य है दोस्तों।
अब देखते हैं आगे सेकंड पार्ट क्या कहता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा जो एक नंबर लाइन होती है इस टाइप से, जैसे 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ये क्या है? संख्या रेखा, जहाँ पर क्या पूर्णांक संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि क्या √2 हो सकता है, ये पॉइंट क्या √2 लिखा जा सकता है, क्या √3 पॉइंट लिखा जा सकता है। कह रहा है जो संख्या रेखा पर जो दर्शाए गए पॉइंट हैं वो क्या हर एक को रूट में लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव वाली संख्याएं हैं, उन्हें हम कभी भी रूट में नहीं लिखते हैं, कभी भी रूट में नहीं लिखी जाती हैं नेगेटिव वाली संख्याएं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपके लिए। तो इसमें जो कहा गया है कि प्रत्येक रेखा का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो ऐसा गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? असत्य है। इसका आंसर है असत्य, क्योंकि माइनस का √2 एक प्राकृत संख्या नहीं है और माइनस की संख्या, माइनस के साथ की संख्या के माइनस चिन्ह के साथ की संख्या कभी भी ऋण संख्या पर कभी भी रूट नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कभी भी रूट नहीं लगाया जा सकता है। और देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ एक प्राकृत संख्या, ये असत्य हो गया, क्योंकि देखो माइनस की जो संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर वो कभी भी रूट में नहीं देखी होंगी आपने, प्लस वाली तो हो सकती हैं। ठीक है, हो नहीं सकती, होती हैं वो, लेकिन प्रत्येक वो भी नहीं हो सकती। और पार्ट थर्ड है क्वेश्चन फर्स्ट का, वो क्या कहता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर है असत्य, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं में सिर्फ अपरिमेय संख्याएं ही नहीं हैं, इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं। ठीक है, क्या कहा, क्या रीजन दिया है हमने? असत्य है इसका आंसर, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो यह असत्य है। क्योंकि देखो वास्तविक संख्या जो बनकर मिली है, वास्तविक संख्या जो बनी है वो परिमेय प्लस अपरिमेय से बनी है। तो भैया सब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कैसे, अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? क्योंकि परिमेय संख्या भी तो है वास्तविक संख्याओं में। तो इसका रीजन साफ साफ है कि असत्य है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में सिर्फ अपरिमेय संख्या ही नहीं है, इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं
तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जरूर देंगे मेरे प्रिय क्वेश्चन। क्या कहता है, इसमें कहा गया है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखो, धनात्मक पूर्णांक जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो सीख लो। पूर्णांक वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो सहित होती हैं। जिन संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता होगा, वो संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब ये कह रहे हैं क्या जो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती हैं, क्या उन सभी के मैं वर्गमूल निकालूं, क्या वे अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो, अगर मैं जो मेरी मान लो 3 है और 4 है और 5 है और 8 है, ठीक है, 16 है, ये मेरी क्या है? मान लो कि पूर्णांक संख्याएं हैं धनात्मक। अगर मैं इनका वर्गमूल निकालूं, मान लो √3, √4 और √5, जो संख्या रूट में होती है उसी का तो वर्गमूल निकलता है, याद है या नहीं? ठीक है, तो देखो √3 का जो मैं वर्गमूल निकालूंगा वो आएगा 1.732, ठीक है, ये आ गया। √4 का वर्गमूल आएगा 2, √5 का वर्गमूल आएगा 2.23 और √16 का वर्गमूल आएगा 4। देखो, इनमें ये संख्याएं तो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, ये संख्याएं तो अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन 2 जो है वो परिमेय संख्या है, 4 जो है वो परिमेय संख्या है। तो क्या कह रहा है, तो इन्होंने मांगा था एक हमसे उदाहरण, तो हमने उदाहरण कई एक दे दिए इस क्वेश्चन को, इसकी इज्जत दिखा दी। क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये हमने सत्य कर दिया। तो इसका आंसर हो गया असत्य, ठीक है, आंसर है असत्य और हमने इसको दर्शा दिया, एग्जाम्पल ये दे दिए, एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो कि 2,4 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और यदि आप भी अभी भी मतलब कंफ्यूज हो कि भैया 2 और 4 कैसे परिमेय संख्याएं हैं, तो देखो, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, 1 लगा दूँ तो ये किसका रूप हो गया? P/Q। P/Q का रूप किस नंबर का यानी संख्या का रूप होता है? परिमेय संख्या का, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है मेरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। देखो, √5 को मुझे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √5 को संख्या रेखा जानते हैं आप? संख्या रेखा जो नंबर लाइन होती है, रेखा पर स्थान दें, ठीक है, स्थान दें। तो आपने यदि मेरी वीडियो एग्जाम्पल 3 और 4 की नहीं देखी है तो जाकर देख लें, और यदि देख ली है तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, और यदि नहीं हुआ तो समझ कर जाएं और समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कैसे करना है, एक नंबर लाइन खींचना है, ठीक है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है, और इधर -1 -2, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। और सबसे पहले आपको √5 की वैल्यू पता होना चाहिए, 2.23 होती है। इससे ये पता लग जाता है भैया √5 की वैल्यू याद करके हम क्या करें, क्या फ़ायदा मिलेगा? तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये √5 की वैल्यू 2.23 है, यानी कि 2 से बड़ी है, तो ये कहाँ पर नंबर लाइन पर आएगी? 2 से आगे, यानी कि 2 और 3 के बीच में कहीं ये स्थान अपना लाई करती होगी, ये वहाँ दिखती होगी। तो कैसे देखेगी? मैंने आपको बताया एग्जाम्पल 3 या 4 में कि ये पाइथागोरस थ्योरम से संभव होता है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होती है? h² = p² + b² होती है। कैसे? अब मुझे नंबर लेना पड़ेगा, √5 बनाना पड़ेगा। तो क्या नंबर लूँ मैं? मुझे लेना है 2 और 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर जब मैं करूँगा अपनी पाइथागोरस थ्योरम में,
2 का स्क्वायर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम में करूँगा तो ये हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो मिलेगा मुझे 1, और 4 और 1 जोड़ के मेरा क्या हो जाएगा 5। अब पता चला कि √5 कैसे हो गया, भैया हमको गलत पढ़ा रहे हो तुम। तो गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब पाइथागोरस थ्योरम में मैं h का स्क्वायर यानी कि अपना कर्ण निकालता हूँगा तो मुझे कर्ण का स्क्वायर हटाने के लिए 5 पर अपना रूट लगाना पड़ेगा, तब कर्ण का स्क्वायर हटेगा। कैसे हटेगा पूरी कहानी बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ आपके लिए। देखो मैंने अपने O पॉइंट से और पॉइंट 2 तक ले लिया, मतलब मैंने अपना बेस ले लिया कितना 2। यहाँ पर यूनिट कोई मैटर नहीं करती क्योंकि यहाँ यूनिट में कुछ दिया हुआ नहीं है, मुझे केवल अपना √5 दिखाना है कि कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। अब मैंने आधार ले लिया अपना 2 √5 को दिखाने के लिए, ठीक है। 2 ले लिया तो 2 से मैं 1 पॉइंट तक लूँगा केवल, और अपना ये मिला दूँगा, ठीक है पॉइंट। इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने मान लिया B, और इसको मैंने मान लिया O। मैं आपको बता दूं कि मैंने आधार लिया है 2, लंब लिया है 1, मुझे निकालना है अपना OA की वैल्यू यानी कि कर्ण। ये कोई एक ट्रायंगल नहीं है, मैंने कह दिया है कर्ण, ठीक है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, OA की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगी OA की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकलेगी। OA का होल स्क्वायर बराबर OB का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। ये देखो OA क्या हो गया मेरा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस ये हो गया, OB क्या हो गया आधार यानी कि बेस हो गया, और AB स्क्वायर क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। देखो OA की वैल्यू कैसे मिलती है मुझे, OB की वैल्यू रखूँगा 2 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस AB की वैल्यू रखूँगा 1 और 1 का स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो OA की वैल्यू निकालना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, OA का स्क्वायर बराबर मुझे मिल गया 5। अब इस 5 को मुझे रूट बनाना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और OA का स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाऊंगा, इसको मैं दूसरी साइड भेजूंगा बराबर के, तो मेरा क्या हो जाएगा OA बराबर √5 हो जाएगा। बराबर के दूसरी साइड जब स्क्वायर जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट यानी कि बदल जाता है, ठीक है। तो मुझे मिल गया क्या OA की वैल्यू √5, OA की वैल्यू क्या मिल गई मुझे √5। अब आपको पता चल गया OB की वैल्यू 2, AB की वैल्यू 1, OA की वैल्यू 5। अब क्या करना है आपको, वैसे ये क्वेश्चन पटरी और प्रकार की मदद से होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों अपनी कॉपी में, लेकिन यहाँ बोर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैंने आपको एक आइडियोलॉजी दे दिया कि इस तरीके से होगा। अब आपको क्या करना है, अपना प्रकार लेना है और O पॉइंट पर रखना है उसकी नुक, और B पॉइंट पर पेंसिल की नुक रखना है, और इसकी दूरी नाप कर आप इस तरीके से क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे अपनी इस पर, ठीक है, एक आर्क लगाओगे अपनी नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर। तो जहाँ पर ये बिंदु मिलेगा आपके लिए वहीं पर √5 आपका निर्धारित करेगा और स्थान होगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दें कि समझ आया, नहीं समझ आया तो वो भी लिख दें, हम आपको ज़रूर समझाएंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वाईकेआर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा क्वेश्चन 4 एग्जाम्स में आता नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है हमारे लिए, हमारी वीडियो यहाँ पर एंड हो जाती है, और आपको देखते रहना है वाईकेआर क्लासेस चैनल को। और यदि सीख रहे हैं मैथ तो बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।